वो समाज की बात नहीं करेगा, वो फिर उनकी बात करेगा जो उधर से रिमोट में बोलेंगे। यही तो रोना है कि पार्लियामेंट में इस वक्त SC ST के 131 MP हैं और वो 131 MP नहीं है। एक वहाँ पर बोलता है अभी चंद्रशेखर, जिसको रावण उर्फ रावण कहते हैं, वो 131 चलती फिरती लाशें हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में। इसी तरह ये 7 लाशें ये और SC की बनेगी, ये 10 लाशें ST की बनेगी, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटीज़ का काम नहीं करेंगे जिनके लिए जिनसे जीत कर आए हैं, सारी पार्टीज़ की बात करेंगे। ये खुद कल 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर का बेसब्री से नेता भी और जनता भी जम्मू कश्मीर की इंतज़ार कर रही थी कि 8 अक्टूबर को जो लोगों ने वोट कास्ट किया है अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को, जो सरकार वो चुनना चाहते हैं, और उसके साथ उम्मीदवारों की किस्मत EVM के उस डब्बे में बंद है जो कल खुलेगी। और कल पता लगेगा कौन उम्मीदवार जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। 10 साल जम्मू कश्मीर के लोगों ने सफ़र किया है, लोगों ने इंतज़ार किया है सरकार का। अब वो दिन कल 8 अक्टूबर को है जब ये साफ़ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। ये भी एक सवाल है। इस सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अमरनाथ भगत। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर RTI इंडिया न्यूज़ का। सर मैं आपका स्पेशली शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि मैं आपको 2-4-5 दिन से देख रहा हूं। आप बहुत बड़े बिज़ी हैं और इतने बिज़ी शेड्यूल में से आपने हमारी बात को ये रखने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी पूरी जो जनता है जम्मू कश्मीर की, वही नहीं बल्कि पूरी देश की जनता एक ये नज़र लगाए हुए है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। और जम्मू कश्मीर की जनता भी एक बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह 7 या 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन सर बात एक है कि जो लोगों के अनुमान है, जो लोगों की जो उम्मीदें हैं, ये लोगों के जो अंदाजे हैं, मेरे ख्याल में जो लीडरों के अंदाज़ों से और उनके वादों से बहुत मैं उनको वज़नदार समझता हूँ। क्योंकि देखें जब से ये हमारी 2014 के बाद 10 साल के बाद लोगों को मौका मिला है वोट डालने का और ये काउंटिंग और ये पोलिंग के दिन देखने का। अब बात इस तरह है कि ये जो लीडरों को जो हमने इनकी बयानात और इनके जो बातें हमने सुनी हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, ये लोग यही लोग थे, नहीं जी जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा या मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। फिर ये लोग ये भी कहते थे मैं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब की बात है, मैडम मुफ्ती जी फरमाती थी कि जब तक 370 नहीं आ जाएगा मैं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ जाऊंगी। रहे फारूक साहब, खैर वो बुजुर्ग नेता है, मेरे ख्याल में बहुत सीनियर मोस्ट है इस वक्त जम्मू कश्मीर की लीडरशिप में, शेख अब्दुर्रहमान साहब को छोड़ के। वो तो कुछ भी बोलते हैं सर, उन पर तो रिलाई कोई भी नहीं कर सकता। उनको शायद अपने आप पर भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आज क्या बोल रहा हूँ, कल क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का सर मतलब ये है कि कल कौन किससे मिल जाएगा हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हम चैनल जो एग्जिट पोल डिफरेंट चैनल्स ने बताए हैं, ये आंकड़ा घूम रहा है उनका 60, 58, 57, 61, 62 और ये चला रहे हैं इंडिया गठबंधन वर्सेस भाजपा। लेकिन कल क्या होगा मेरे ख्याल में ये आंकड़े कहीं भी भी मिलने नहीं जाए दिखाई देंगे जो डिफरेंट चैनल्स रख रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि चैनल कोई ये गलत होते हैं, लेकिन हमारा एक रिसेंट एक्सपीरियंस है पार्लियामानी इलेक्शंस का जम्मू संभाग के प्रति। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये दोनों सीटें बिल्कुल जो पुराने कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगी, ना डॉक्टर जितेंद्र साहब जीतेंगे और ना जुगल जी यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन 16-15 तक तो यही चल रहा था, अप्रैल तक। एक रात और एक दिन में कहाँ से क्या होगा ये हमें पता नहीं चल रहा और दोनों जीत गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा बन सकती है जम्मू कश्मीर में? बन सकती है सर, क्यों नहीं बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। वोट लोगों ने किसी के लिए दिए होंगे और सरकार किसी की बन जाएगी। इसमें एक बड़ी एक हमारे जो पिछले 70 साल से एक रोना ये है कि वो बेचारा वोटर जिसने वोट डाला होता है, उसने जैसे महबूबा मुफ्ती की मेरे ख्याल में 2014 में 27 सीटें आई थी या 25 आई थी, जितनी भी इनकी सीटें आई थी, लोगों ने यह वोट मुफ्ती मरहूम साहब को इसलिए नहीं दिया था कि आप भाजपा के साथ मिलकर इलाक कर देना या उनके साथ गठबंधन कर देना, बिल्कुल नहीं दिया था। उन्हें दिया था कि एक हिसाब किताब से। अब देखें जो बाद में मुफ्ती ने धोखा दिया अपने वोटरों को, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सारी पार्टियां एक ही जैसी हैं। उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया, लोगों के एतमाद को तोड़ा जब वो भाजपा के साथ मिले
और फिर इसको लोगों ने क्या नाम रखा, ये जी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। कुछ लोग बोले ये नापाक एक गठबंधन है, कुछ लोग इसको लगे बोले नदी के दो किनारे, लेकिन ना फिर मुफ्ती साहब ने नदी के दो किनारे की परवाह की, ना नॉर्थ पोल साउथ पोल की परवाह की, और ना नापाक और पाक चीज़ की इन्हें परवाह की। वो मिल गए तो मिल गए और इस रियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, रियासत को तुड़वा दिया और अब किसी के हाथ में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने कहता हूँ कि बाकी पार्टियां दूध से धुली हैं। कांग्रेस का कितना हमने रोल देखा है, वो होता है ना, वो एक बगला होता है, वो मछली की आड़ में होता है, एक टांग ऊपर करके के कब मछली। तो कांग्रेस का ये रोल रहा है हमेशा। कांग्रेस की हिस्ट्री आप देखें 1950-51 पहले इलेक्शन से लेकर कांग्रेस ने हमेशा अपना दाव खेला कि मुझे फायदा कहाँ होगा, मैं सरकार में कब जाएंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस का जितने भी लीडरान हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि 370 वापस होना चाहिए। सर, जो जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया और उनकी तकरीरें देखी, किसी कांग्रेस के लीडर ने आज तक ये नहीं बोला कि 370 वापस आना चाहिए, और इसको खोखला करने में भी ज़्यादा जिम्मेवार कांग्रेस ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो 370 वापस लाने की बात कर रहे हैं जी, जिन्होंने इस वादे पर इलेक्शन लड़ी है, तो आपको लगता है कि वो सरकार नहीं बनाएंगे? नहीं सर, सरकार तो वो बना सकते हैं, लेकिन एक बात है ना कि सरकार बनाने के लिए फिलहाल इनको कल एमएलए आने चाहिए। मसला ये है कि कल एमएलए भी आ जाएंगे, हर पार्टी के आ जाएंगे, किसी के कम आएंगे, किसी के ज़्यादा आएंगे। और इस बार ऐसे एक नई बात होने जा रही है कि इसमें इंडिपेंडेंट्स लोग, जो आम लोग हमारी, जो एक हम तो ले में नहीं इस मसले में, लेकिन जो हम समझ रहे हैं कि 7-8 शायद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी इसमें जीत जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि इनके ईमान कहाँ खड़ा होता है, इनकी कॉन्शियस कहाँ खड़ी होती है। आपको लगता है राजनीति में ईमान की कोई वैल्यू नहीं है? जितने भी इलेक्शन 1951 के बाद सर आते गए, चाहे वो पार्लिमानी इलेक्शन हो या चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, तो इनका जो पैमाना है इनके ईमान का और इनकी कॉन्शियस का, उसकी जो ग्राफ है वो गिरा है, वो चढ़ा नहीं है। लेकिन आपने सभी राजनीतिक पार्टियों की काले चिट्ठे को खोल के रख दिया। आपने बताया कांग्रेस ने भी ऐसा किया, पीडीपी ने भी ऐसा किया, भाजपा ने भी ऐसा किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर ऐसा करती है तो वो गलत होगा। तो फिर सरकार कैसे बनेगी? नहीं सर, सरकार तो मुझे पूछकर ये थोड़े बनाएंगे, सरकार तो इन लोगों ने बनाना। लेकिन मेरी इनसे एक मोदबाना अपील रहेगी कि ये लोग कम से कम अपने वोटर के प्रति जागरूक रहें, उनको सिंसियर रहें, उनको नहीं भूल जाएं। अब देखिए, एक मसला जो मैं बार बार यहाँ उठाना चाहता हूँ कि अगर ये लोग आने वाले 5 साल में सारे जितने भी लंबी लिस्ट इन्होंने अपने उसमें मंशूर में डाली हुई, हमें वो नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज़ करें कि जो इन्होंने एक जनरेशन को तबाह कर दिया, नौजवानों को तबाह कर दिया, उस जनरेशन को बेचारे, वो ड्रग्स की उनको लत लग गई है, वो ड्रग्स में चले गए हैं। इस वक्त 30 लाख के करीब जो आंकड़े हम देखते सुनते हैं, बेरोजगार नौजवान यहाँ जम्मू कश्मीर में है, और उसमें से क्या पता 30% में 50% या 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। और अगर ये लोग एक ही काम करेंगे इन 5 साल में कि उनको एज, जो ओवरेज बच्चे हो गए हैं, उनको रिलैक्सेशन हम दें ताकि दोबारा नौकरियों के लिए अप्लाई करें, नौकरियाँ निकालें। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो रोजगार का जो जरिया है वो सिर्फ सरकारी नौकरी है। क्योंकि 70 साल में ये लोग इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सके जम्मू कश्मीर में, नहीं बना पाए इंडस्ट्री, इनसे इंडस्ट्री नहीं बनी। इंडस्ट्री के नाम पर बजट पर इन लोगों ने अरबों रुपए रखे, लेकिन वो इंडस्ट्रियां खड़ी नहीं हुई। वजह क्या थी? नहीं खड़ी हुई इंडस्ट्री, क्योंकि ये चोर लोग हैं, ये ऑनेस्ट लोग हैं, लीडर नहीं रहे सर। हाँ, इनका बना क्या, इनके अपने रिश्तेदार करोड़पति हुए। अब ये जितने भी मैक्सिमम एमएलए होते हैं सर, इनको एक और सर्वे में आपसे मौजूदा गुजारिश करूंगा, मैक्सिमम जो एमएलए या बनने वाले या हारने वाले, ये ज्यादा ठेकेदार लोग होते हैं। गरीब आदमी कौन होता है? एक कठवे के थे रणजीत सिंह जी, वो 1 या 2 बार जीते, ही वॉज ऑनेस्ट मैन। और वे दूसरे भी कुछ 1 या 2 या 3 आपको मिलेंगे, सब ठेकेदार होते हैं। करोड़ों रुपए ये कमाते हैं अगले इलेक्शन के लिए, और इनके रिश्तेदार करोड़पति होते हैं। और एक ने अभी भरा था ये अपना, जब मैंडेट, ये फार्म भर रहे थे, मैं पार्टी का भी नाम लूंगा, उस शख्सियत का भी नाम लूंगा, उसने भरा मेरे पास 1.5 किलो सोना है। क्या सर, ये 1.5 किलो सोना जब वो एमएलए नहीं बना था मेरा साहब, क्या वो 1.5 किलो सोना पहले था उसके पास? लेकिन ये कितना भी अपना ये प्रॉपर्टी, इस वक्त भी बहुत सारे करोड़पति है हमारे पास। और एक बेचारा वो बदनाम एमएलए है, एमपी है, एमएलए नहीं एमपी, अब हो सकता है 5-6 एमएलए उसके भी आए, इंजीनियर रशीद साहब, वो भी एक हमारी तरह गरीब आदमी है। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब करोड़पति हैं। तो सर, ये इलेक्शन में जाने से पहले ये करोड़पति क्यों नहीं होते, बाद में कहाँ से आ जाते हैं? जब रशीद जो है वो भी भाजपा के हक में बात करते हो नजर सर, बात तो करते हैं, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत जो अपनी रीडिंग है, तो इंजीनियर रशीद जो है उसको बेशक ये क्या कहते हैं, पीडीपी और एनसी की पार्टियों ने अंदर से एक सोचा चलाया कि ये भाजपा का आदमी है, लेकिन जो मेरी अपनी समझे, जो मेरी व्यक्तिगत समझे, तो वो भाजपा का आदमी नहीं है।
और इंजीनियर रशीद एक ऑनेस्ट आदमी है, इंजीनियर रशीद एक गरीबों की आवाज़ है, इंजीनियर रशीद एक ईमानदार आदमी है। इंजीनियर रशीद एक बार कहीं पुलिस वाले तंग कर रहे थे लड़कों को, एक वाक़या है, और वो शेव कर रहा था कहीं, और उसको पता चला, उसने चप्पल भी नहीं पहनी, दौड़ के तो वहाँ के लड़कों को बचाया। ही हैज़ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। 5.5 लाख से जीता है वो आदमी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, और इस आखिरी सवाल में 2 सवाल होंगे। 2 चीज़ें मुझे जाननी हैं। जिन लोगों ने 5 किलो राशन लेकर के इस इलेक्शन में वोट कास्ट किया है, दारू की बोतल लेकर वोट कास्ट किया है, उन लोगों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बदलाव चाहते हैं? सर, ये हमारी एक बदकिस्मती है, और इसके लिए हमें हर वक्त रोना आता है कि ये समझ लोगों को कब आ जाएगी। ये लोग अपनी ज़मीर उस दारू की बोतल पर, ये ज़मीर अपनी उस मुर्गा खाने पर कब इनकी बदल जाएगी कि नहीं, ये हमारी कॉन्शियस से बहुत बड़ा कीमती है। भाई, जब आपने वो दारू पी दी है, आपने 3,000-2,000 रुपये भी उससे ले लिया है, तो बाद में तुम्हारा काम कहाँ वो करेगा? इस चीज़ को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही एक हमारी जो सोसाइटी में जो पब्लिक है, पब्लिक का और कोई कसूर नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा कसूर है पब्लिक का, जो अपने ज़मीर को मामूली सी चंद चीज़ के लिए बेच देते हैं, और बाद में फिर उनसे भलाई, वो क्या भलाई करें? इसमें आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, SC ST OBC समाज है जम्मू कश्मीर में, उन लोगों के लिए ये इलेक्शन कितनी ज़रूरी है, कितना महत्व रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्योंकि उन लोगों की, जब मैंने ये 5 किलो राशन की बात की है, जो बांटा गया है, दारू बांटी गई है, उन्हीं बस्तियों में बांटी गई है। देखिए सर, ये भी एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो इस जम्मू कश्मीर की रियासत में जो बहुजन समाज है, उस समाज को तो ये समझते हैं जैसे वो एक कहावत है, आटे में नमक। उसको ये समझते नहीं हैं। उनको तो पता है कि फलानी बस्ती में जाएंगे, उनको हम खरीद लेंगे, उसका कोई, लेकिन ये कसूर इन लीडरों का नहीं है, ये कसूर हमारे बहुजन लोगों का नहीं है, जिनको समझ नहीं आती है। इन लोग, हमारी 7 सीटें SC की हैं, रिजर्व हैं, और 10 सीटें अभी ST की हैं, जिस पर इन्हें अब इलेक्शन होंगे। जो 7 जो सीटें SC के अभी जीतेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से भी जीतेंगे जनाब, वो इनके तोते होंगे। अगर वो बीजेपी का जीते, वो बीजेपी का तोता होगा, अगर वो कांग्रेस से जीतेगा, वो कांग्रेस का तोता होगा। वो समाज की बात नहीं करेगा, वो फिर उनकी बात करेगा जो उधर से रिमोट में बोलेंगे। यही तो रोना है कि पार्लियामेंट में इस वक्त SC ST के 131 MP हैं, और वो 131 MP नहीं है, एक वहाँ पर बोलता है अभी चंद्रशेखर, जिसको रावण उर्फ रावण कहते हैं, वो 131 चलती फिरती लाशें हैं वहाँ पर पार्लियामेंट में। इसी तरह ये 7 लाशें ये और SC की बनेगी, ये 10 लाशें ST की बनेगी, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटीज़ का काम नहीं करेंगे, जिनके लिए, जिनसे जीत कर आए हैं। सर, ये पार्टीज़ की बात करेंगे, ये खुद तो हमारा उत्थान कहाँ से होगा? SC ST का उत्थान कहाँ? अच्छा, दूसरी बात, जितना भी इलेक्शन ये हुआ सर, मेरे ख्याल में 20 को नोटिफिकेशन हुई थी अगस्त में, और आज तक किसी ने बहुजन की बात की? सर आप तो रोज़ इन्हीं लोगों में होते हैं, आप कवरेज करते हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, किसी ने इस बहुजन समाज की बात नहीं की। ये भी एक हिस्सा है हमारा। तो इसलिए मैं अपने बहुजनों से ये अपील करूंगा कि इनकी पार्टियों को छोड़कर अपना एक नॉन पॉलिटिकल जो हमारा बेस है, उस बेस को मजबूत बनाओ। जब आपका नॉन पॉलिटिकल बेस मजबूत होगा तो पॉलिटिकल बेस खुद ही बन जाते हैं। अब जो लोग वोट दे चुके हैं, कल रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये एक अलग विषय है, लेकिन इससे बहुजन समाज को क्या सीख मिलेगी या कोई फ़ायदा होगा अगर सरकार बनती है? सर, बहुजन समाज को ये सीख मिलेगी कि इन जितने भी ये, अब एक लफ्ज़ में यहाँ बोलूँगा, मैं अपने जो दर्शक हैं उनसे मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि ये जो क्या कहते हैं, मनोवादी बेस की जो पार्टियाँ हैं, जिसमें आपका भाजपा है और जिसमें आपका कांग्रेस और इससे जुड़ी पार्टियाँ हैं, ये मनोवादी ग्रुप की पार्टियाँ, इनको तो तरीका है कि हमें कैसे सरकार बनानी है, हमें कैसे सत्ता लेनी है, हमें कैसे पावर में रहना है। तो इस मनोवादी सोच से हमारे लोगों को बाहर रहना है सर। जब तक इस मनोवादी सोच को हमारे लोग समझ नहीं पाएंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे, तब तक हमारे बहुजनों का कल्याण जनाब कभी नहीं होगा। एक जनाब और मैं बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग और काउंटिंग है, ये साइमल्टेनियस होनी चाहिए, इसका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब ये एक ही दिन होनी चाहिए। अगर कारपोरेट की जो काउंटिंग और पोलिंग एक दिन में हो सकती है, तो सर असेंबली और पार्लियामेंट की क्यों नहीं हो सकती है? बेचारे मुलाजिम इतने बली के बकरे बनाए हैं, बेल्ट फोर्सेस अपने हथेली पर जान लेकर 24 घंटे बेचारे कभी आसाम जाते हैं, कभी हरियाणा में जाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। वो कहते हैं हमारी ड्यूटी लगे, हमारी जान चली जाए। तो लेकिन अगर ये उसी दिन पोलिंग होगी, 2 घंटे और लगाएंगे, उसी वक्त काउंटिंग में क्या सर, एक ही तो बटन दबाना है,
सुबह से शाम तक गिन रहे हैं, और वो एक बटन दबाना है काउंटिंग वाला, और अलग अलग पार्टीज का, और एक सेंट्रल एक ऑफिस यहाँ पर हो किसी भी जैसे मतलब आप जम्मू कह रहे हैं संभाग में कि वहाँ। वन नेशन वन इलेक्शन जो है नहीं सर, मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस दिन पोलिंग हो कोडिंग भी उसी में हो, अरबों रुपये बच जाएगा, मुलाजमों की ड्यूटियाँ बच जाएंगी, और सर बहुत फायदा होगा इससे, इतना पैसा बच जाएगा अरबों का जो काउंटिंग के दिन इनका खर्चा होता है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर अमरनाथ भगत हमारे साथ थे, उन्होंने कल जो नतीजे आएंगे उससे पहले क्या बताया है कि किस तरीके से अगर सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा नहीं होगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।